तो बच्चों आज के टॉपिक जो है वो फील्ड टेस्ट और परमेबिलिटी हम देखेंगे। वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे फील्ड में हम परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो लैब के हमने दो मेथड देखे थे, जिसमें कांस्टेंट हेड परमेमीटर देखा था, फॉलिंग हेड परमेमीटर देखा था। कांस्टेंट हेड परमेमीटर हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ होता था और जो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए फॉलिंग हेड हम यूज़ करते थे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फील्ड पे परमेबिलिटी निकालनी होती है तो जो सॉइल है वो अलग अलग तरह की होती है, तो जो हम लैब में टेस्ट करते हैं वो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते जो फील्ड की सॉइल है उसके। दूसरी बात ये कि कई बार अनडिस्टर्ब्ड सैंपल निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर पर्टिकुलरली सैंड है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम बिना सैंड सॉइल को डिस्टर्ब किए वो सैंपल निकाल सकें। तो उस केस में क्या होता है, अगर अनडिस्टर्ब हो जाएगा सैंपल और कहीं उसकी डेंसिटी और फील्ड की डेंसिटी मैच नहीं करेगी तो परमेबिलिटी की वैल्यूज़ भी हमारी डिफरेंट हो सकती है। इस वजह से रिजल्ट में एरर हो सकती है। और कई बार बहुत लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं और हमें फील्ड की परमेबिलिटी निकालनी होती है तो बेटर होता है कि हम फील्ड टेस्ट करें ताकि हमारे एक्यूरेट रिजल्ट आए। केवल इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं इस वजह से हर सिचुएशन में नहीं किए जा सकते, बट ये एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। तो पंपिंग आउट टेस्ट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्वीफर क्या होता है। तो एक टर्म यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्वीफर, AQUIFER। एक्वीफर वो परमेबल फॉर्मेशंस होती हैं, वो फॉर्मेशंस होती हैं ज़मीन के नीचे जिनके पास पानी होता है और जो पानी दे सकती हैं। आप जानते हैं कि जो हम अंडरग्राउंड से कुएं से पानी निकालते हैं तो क्या होता है, अंदर कुछ परमेबल फॉर्मेशंस होती हैं, ऐसी फॉर्मेशंस होती हैं जिन पे पानी होता है और वो पानी आराम से निकाल भी सकती है। तो एक्वीफर वो फॉर्मेशंस हैं ज़मीन के अंदर जिनके पास पानी होता है, पानी का लार्ज रिजर्वॉयर होता है और वो पानी को जब आपको ज़रूरत होती है तो आप पंप करके उसको ले भी सकते हैं। ये एक्वीफर कहलाते हैं। तो कभी भी आपको कुआं बनाना होगा या आपको पानी निकालना होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नीचे एक्वीफर है कि नहीं। अगर एक्वीफर नहीं है, कोई भंडार नहीं है जल का नीचे, तो फिर उस बोरिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक्वीफर जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है अनकन्फाइंड एक्वीफर, दूसरा होता है कन्फाइंड एक्वीफर। तो जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है उसमें क्या होता है, एक नीचे इम्परवियस लेयर होती है। सपोज कर लीजिए इम्परवियस लेयर है। इम्परवियस लेयर इसलिए होती है कि ज़मीन के नीचे, ये इसलिए होती है कि पानी एकदम डीप ना चला जाए, और ऊपर जो है परवियस लेयर होती है और इसके बीच में बारिश का पानी कहीं भी टोपोग्राफी से आएगा तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, ये अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में चला जाता है, या रिवर से पानी सीप करके नीचे चला गया, डीप अंडरग्राउंड वाटर चला गया। तो नीचे तो इम्परवियस लेयर होती है, ऊपर परवियस लेयर होती है। और इसमें पानी जो होता है सबसे बड़ी पहचान है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी होता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे गड्ढा खोदोगे तो पानी का लेवल नहीं चेंज होगा, इसी लेवल तक पानी रहेगा। दूसरे ये एक्वीफर जो है ये परमेबल फॉर्मेशंस जो हैं जहाँ पे पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है और नीचे इम्परवियस लेयर होती है और इस पानी के लेयर के ऊपर परवियस लेयर होती है, इस तरह की फॉर्मेशन। और ये जिसमें पानी होता है सब परवियस होती है। परवियस मतलब इसमें पोर्स ज़्यादा होते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल होती है ताकि आप आराम से इसे पंप कर सको। तो इस तरह का एक्वीफर जो है ये अनकन्फाइंड एक्वीफर कहलाता है। कन्फाइंड एक्वीफर में क्या होता है, कन्फाइंड एक्वीफर में ऊपर भी इम्परवियस लेयर होती है। देखिए ये भी इम्परवियस लेयर है, इम्परवियस मतलब अपरागम्य, मतलब यहाँ से दोनों के बीच में कन्फाइंड है। अब ये हो सकता है पानी यहाँ से कहीं से आ रहा हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो। नॉर्मली ये पानी जो है वो क्या होता है, प्रेशर में होता है। तो जैसे ही इस इम्परवियस लेयर को पंचर करके आप कुआं खोदते हैं तो क्या होता है, पानी का लेवल इसमें ऊपर चला जाता है। ठीक है, पानी का लेवल यहाँ चला जाएगा, कहीं ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी फॉर्मेशन जो दो इम्परविएबल लेयर से घिरी होती है और उसमें पानी अंडर प्रेशर होता है ताकि पंचर करने से ऊपर चला जाता है, तो ऐसी परमेबल फॉर्मेशंस जो हैं वो कन्फाइंड एक्वीफर कहलाती है। कन्फाइंड मतलब दोनों तरफ से वो दबा हुआ, और अनकन्फाइंड मतलब नीचे से तो बेस इम्परवियस है, ऊपर से परवियस है और पानी उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो ये अंतर है। तो जहाँ भी हमको परमेबिलिटी टेस्ट करना होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, मान लीजिए जहाँ हम कोई बांध बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन का,
तो हमको परमेबिलिटी टेस्ट करनी है, तो हम वेल खोद के और उसकी परमेबिलिटी निकाल सकते हैं, और ये देखते हुए कि उसके नीचे जो है वो कोई परमेबल फॉर्मेशंस हैं जो एक्वीफर है और जो कन्फाइंड या अनकन्फाइंड में से किसी कोई भी हो सकती है। तो पहले पंपिंग आउट टेस्ट हम देख रहे हैं। पंपिंग आउट टेस्ट मतलब हम पानी को आउटर ऊपर डायरेक्शन में पंप करते हैं और ये जो टेस्ट है ये बेसिकली अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए बता रहे हैं। कन्फाइंड एक्वीफर मतलब पहली सिचुएशन इसके लिए। तो देखिए ये इम्परवियस लेयर है, ये जो नीचे है वो इम्परवियस लेयर है जमीन के नीचे। इसके ऊपर ये परमेबल फॉर्मेशन है, ये ग्राउंड लेवल है, और इसके नीचे ये वाटर टेबल है। इसको कहते हैं वाटर टेबल, इनिशियल वाटर टेबल, ओरिजिनल वाटर टेबल। तो ओरिजिनल पानी मान लीजिए यहाँ तक है। अब आपने क्या किया, एक कुआं खोदा है इसमें, इस कुएं को हम कहते हैं टेस्ट वेल। तो पहला वेल जो है दैट इज़ टेस्ट वेल। तो एक टेस्ट वेल हम खोदते हैं, इसकी बोरिंग में खर्चा आता है, इसीलिए एक्सपेंसिव मेथड होता है। जब हमने इसकी बोरिंग कर दी तो हम करते क्या, इस कुएं को कहाँ तक ले जाते हैं, इस इम्परवियस लेयर तक ले जाते हैं। मतलब एक्वीफर की फुल डेप्थ तक हम इसको ले जाते हैं। आधी डेप्थ पे ले जाएंगे तो परमेबिलिटी की वैल्यू सही नहीं कैलकुलेट होगी। तो पूरा डेप्थ तक हम इसको ले जाते हैं और पंप करना शुरू करते हैं। जब पंप करेंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल ये है। जब आप पंप करना शुरू करेंगे तो पानी क्या होगा, इस तरह से एक इन्वर्टेड कोन बना लेता है। तो ये देखिए ये इन्वर्टेड कोन बना लिया पानी ने। तो ये क्या है, जब आपकी पंपिंग शुरू हुई तब ये इस तरह का शेप बन गया। ठीक है, पंपिंग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये शेप स्टीप होता जाएगा, और बहुत ज़्यादा आप पंपिंग कर देंगे तो क्या होगा कि इसके साथ जो रेत है वो भी बह के आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें एक स्टडी स्टेट में पंपिंग करनी है, उस रेट पर नहीं ले जाना कि सैंड बह के आने लगे, और इसकी पंपिंग को हम जारी रखेंगे। और ये जो कर्व है ये ड्रॉ डाउन कर्व कहलाता है, ड्रॉ डाउन कर्व या कोन ऑफ इन्वर्जन भी कहलाता है। ठीक है, कोन ऑफ या इन्वर्टेड कोन कह लीजिए, इन्वर्टेड कोन कह लीजिए, इन्वर्टेड कोन या कोन ऑफ इन्वर्जन, या कोन ऑफ, दूसरा शब्द है कोन ऑफ डिप्रेशन, ये भी कहलाता है, कोन ऑफ डिप्रेशन भी कहता है। ठीक है, इसको कोन ऑफ डिप्रेशन भी कहता है। तो देखिए जब हमने पंप शुरू किया तो हमको एक ड्रॉ डाउन कर्व मिला, हमको एक इन्वर्टेड कोन मिला, या हमको कोन ऑफ डिप्रेशन मिलेगा, इस तरह का कर्व। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो हमने ऑब्जर्वेशन वेल, दो कुएँ खोदते हैं। तो दो कुएँ और खोदते हैं, एक डिस्टेंस r1 दूरी पर है, कहाँ से, इस टेस्ट वेल के सेंटर से r1 दूरी पे है एक ऑब्जर्वेशन वेल, दूसरा इस टेस्ट वेल के सेंटर से r2 दूरी पे दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल है। और कहाँ तक खोदेंगे, उस गहराई तक खोदेंगे जब इसमें पानी आ जाए, पानी का लेवल आ जाए, उससे थोड़ा सा नीचे तक ले जाएंगे ताकि पानी का लेवल हम देख सकें कहाँ कहाँ आ रहा है। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन वेल 1 और ऑब्जर्वेशन वेल 2 दोनों में जो पानी की हाइट है वो रिस्पेक्टिवली क्या है, H1 और H2। ठीक है, तो इन दो ऑब्जर्वेशन वेल में हम खोदेंगे R1 और R2 दूरी पे, कहाँ पे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे। देखिए इसे बहुत दूर नहीं ले जाएंगे, इसलिए कि जब आप पंप करेंगे तो एक रेडियस तक ये डाउन होगा, उसके बाद ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ जहाँ इसके पैरेलल हो रहा है यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस वो रेडियस होता है जहाँ तक इस वेल की पंपिंग के कारण पानी का लेवल इफेक्टेड हो रहा है या कम हो रहा है, ये कहलाता है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका एक और होता है कि अगर आप एक कुएं के अगल बगल बहुत ढेर सारे कुएं खोद दें तो होगा क्या कि सब अपने अपने पंप करना शुरू करेंगे, सबका ये डिप्रेस्ड हेड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, किसी भी कुएं को पूरी ईल्ड जो पानी की मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो टेस्ट वेल बनाने हैं वो वहाँ बनाने हैं जहाँ लेवल इसका डाउन हो, यहाँ पे नहीं बनाने, इस रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस के बीच में ही कहीं बनाने हैं। और इन दोनों हेड्स को हमें मेज़र कर लेना है, पानी का लेवल के साइड पे है ये हमको मिल जाएगा, और हमको ये भी मिल जाएगा कि ये डिस्टेंसेस क्या हैं। तो ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो R1 और R2 डिस्टेंस पे जो दो हमने ऑब्जर्वेशन वेल बनाए उसमें H1 और H2 लेवल तक पानी है,
ठीक। अब देखिए होगा क्या, जब आप पंप कर रहे हैं तो चारों तरफ से आपके पास पानी आ रहा है, ठीक है। तो पूरे सर्किल में, सरकमफ्रेंस में पानी आ रहा है और रेडियली इन आ रहा है इस कुएं में। एक स्थिति क्या होगी कि जो पंपिंग आप पंप कर रहे हैं, एक रेट से पंप कर रहे हैं और एक रेट से इसमें पानी आ रहा है, तो पानी क्या हो रहा है, यहाँ से सब आ रहा है, देखिए ये पानी आ रहा है। एक स्टडी स्टेट कंडीशन क्या होगी कि जो आप पंप कर रहे हैं और जो पानी आ रहा है, जब ये रेट बराबर हो जाएगा तो ये सारा हेड कांस्टेंट हो जाएगा और ये जो कर्व है वो भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए इंटरमीडिएट सिचुएशन देखें कि मान लीजिए आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि बॉटम से, जो एक्वीफर है इसके बॉटम से वाई डिस्टेंस पे है। तो देखिए 2 पाई आर इंटू वाई, 2 पाई आर इंटू वाई, ये एक सिलेंडर होगा। 2 पाई आर का सिलेंडर वाई डेप्थ पे, इतनी डेप्थ से पानी इसमें आ रहा होगा। किस पर्टिकुलर पोजीशन पे, अगर हम आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट को स्टडी करें तो एक सर्किल होगा 2 पाई आर का और मल्टीप्लाइड बाई वाई डेप्थ, इतनी डेप्थ से पानी जो है वो क्या है, इस वेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये तो एरिया हो गया। अब अगर हम डार्सीज लॉ देखें तो क्या होता है, डार्सीज लॉ इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू के आई ए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू के को के रहने दीजिए, एरिया कितना हो गया 2 पाई आर इंटू वाई, अब बचा आई। तो देखिए क्या होता है, जब हम पंप करते हैं तो ये जो द्रव है, ये द्रवी तो है, लिक्विड है, इसका जो स्लोप होता है यही द्रवीय ढाल कहलाता है, ठीक है, ये द्रवीय ढाल कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, इसके रेडियस को मैं x मान लूं, इसके रेडियस को मैं x मान लूं ताकि इंटीग्रेशन आएगा तो ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो अगर ये मानूं कि x दूरी पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ किसी सिलेंडर को जिससे पानी आ रहा है, तो इसका रेडियस होगा 2 पाई x और इंटू वाई, ठीक। और ये ओरिजिन है मेरा, मतलब जो मैं नाप रहा हूँ वो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये 0 0 है, यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ। तो 2 पाई x इंटू वाई यहाँ से नाप रहा हूँ। तो ये बेसिकली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ठीक है। तो ये जो कोन ऑफ डिप्रेशन है, जो ड्रॉ डाउन कर्व है, इट इज़ नथिंग बट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कर्व। लाइन नहीं होगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कर्व है, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कर्व। कर्व मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे इसका स्लोप अलग अलग होगा। तो आप जानते हैं कि एक्स वाई पे अगर कोई स्लोप है तो इंस्टेंटेनियस स्लोप किसी पॉइंट पे इसका कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो जो आई होगा वो कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ द कर्व, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कर्व, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्यू इज इक्वल टू के इंटू आई, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डी वाई बाई डी एक्स, इंटू एरिया 2 पाई आर इंटू वाई। अब अलग कर लीजिए, तो देखिए Q इंटू डी एक्स ये एरिया है एट ए डिस्टेंस x। तो Q इंटू डी एक्स, इसको इधर ले आए, ये बराबर हो गया K, ठीक, ये x है, सॉरी, अब इसको x कर लीजिए, ठीक। तो ये हो गया K इंटू 2 पाई, ठीक, इंटू वाई डी वाई यहाँ हो गया, x को यहाँ ले आइए, ये हो गया। तो Q इंटू डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू K इंटू 2 पाई वाई डी वाई। अब दोनों को हम इंटीग्रेट कर दें, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि ये इंटरमीडिएट वैल्यू थी तो इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें। x की वैल्यू क्या होगी, r1 से r2, दो टेस्ट वैल्यू है, इन दोनों के बीच में हमें लेना है। तो हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया r1 से r2, और y कितना होगा, h1 से h2। तो देखिए अब मैं इस पोर्शन को मिटा दे रहा हूँ। अब Q ये हो जाएगा log टू द बेस ई x, और दो यूनिट हो जाएंगे r1 से r2 इज इक्वल टू K इंटू 2 पाई, और ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगी h1 से h2। तो ये जाएगा Q log टू द बेस ई r2 बाई r1 इज इक्वल टू K इंटू पाई
दैट विल बी H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। यहाँ से जो K की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, Q log टू द बेस E R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाई पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी। जहाँ पे R1 R2 क्या है, जो हमने टेस्ट वेल या ऑब्जर्वेशन वेल जो बनाए टेस्ट वेल से, उसके सेंटर से दूरी है। Q क्या है, जो डिस्चार्ज रेट है जिससे आप पंप कर रहे हैं। H1 और H2 क्या है, H1 और H2 वो पानी का लेवल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पे, जो ऑब्जर्वेशन वेल 1 और 2 पे है। तो इसकी सहायता से आप जो है परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। परमेबिलिटी की इकाई क्या होती है, वही इकाई होती है जो वेलोसिटी की होती है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड में आपको परमेबिलिटी मिलेगी। इस चीज़ में, इस पूरे पंपिंग आउट टेस्ट में हमने अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए देखा। तो अनकन्फाइंड एक्वीफर के टेस्ट में 3 अजम्पशंस होते हैं। तो इसके अजम्पशंस देख लीजिए। assumptions, पहला है फ्लो इज लेमिनार। तो जो फ्लो हो रहा है पानी का सॉइल में, फ्लो इज लेमिनार। ठीक है, लेमिनार फ्लो कंडीशन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम डार्सीज इक्वेशन लगा रहे हैं, और डार्सीज इक्वेशन क्या है, लेमिनार फ्लो कहले होते हैं। और लेमिनार फ्लो क्या है, ये हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। दूसरा फ्लो इज स्टडी। फ्लो इज स्टडी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ जो है वो आप पंपिंग रेट चेंज नहीं कर रहे हैं, आपने एक लेवल पे पंप कर रहा है। ठीक है, आप ये नहीं कर रहे हैं कि अभी आपने थोड़ी पावर बढ़ा दी और पंपिंग बढ़ा दी, तो पंपिंग का रेट एक ही रेट पे पंप हो रही है, ताकि ड्रॉ डाउन कर्व जो है आपका एक कांस्टेंट मिले, इसलिए। और तीसरा, सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ये 3 अजम्पशन है जो मानते हुए ये पंपिंग आउट टेस्ट किया जाता है अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए। तो ये हमारा पंपिंग आउट टेस्ट था अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए। अब देखिए दूसरा टेस्ट है पंपिंग आउट टेस्ट में कन्फाइंड एक्वीफर। ये देखिए कन्फाइंड है एक्वीफर, तो ये इम्परवियस लेयर है, ये एक इम्परवियस लेयर ये है और एक इम्परवियस लेयर है, इसके बीच में पानी है जो यहाँ कहीं से आ रहा होगा तो एक प्रेशर में है, और ये नीचे इम्परवियस लेयर है। और इसमें जैसे ही हम टेस्ट वेल पंचर करेंगे, हमको ये लेयर को पंचर करना पड़ेगा क्योंकि इम्परवियस लेयर है, तो पानी पहले नहीं आएगा। जब हम ये करेंगे तो पानी ऊपर जाएगा एक लेवल पे, और जब हम इसे पंप करना शुरू करेंगे तो फिर ये देखिए कोन ऑफ डिप्रेशन बन गया हमारा, या इन्वर्टेड कोन बन गया, और बेसिकली हाइड्रोलिक कर्व बन गया। और हमने क्या है, 2 ऑब्जर्वेशन वेल जैसे पिछले बनाए थे, R1 दूरी और R2 दूरी पे 2 ऑब्जर्वेशन वेल है हमारे, R1 और R2 डिस्टेंस पे, जिस पे पानी का लेवल पहले पे H1 है और H2 है। अब ये 2 ऑब्जर्वेशन के बीच में हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट कंसीडर करते हैं, जो सेंटर ऑफ द टेस्ट वेल से x दूरी पर है और जिसकी हाइट y है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कंसीडर करें हम, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा, I कितना होगा, जैसा पहले था dy/dx। ठीक, डार्सीज लॉ हमको क्या देता है, Q = KIA। तो ये हो गया K × dy/dx, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एरिया चेंज हो जाएगा। एरिया क्यों चेंज हो जाएगा, एरिया देखिए 2πx दूरी पर अगर हम एरिया देखेंगे तो 2πx तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से पानी नहीं पंप होगा, पंप मेनली जो है यहाँ से पानी आ रहा है। तो मेन पानी जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस नीचे से आ रहा है। तो जो एरिया होगा दैट विल बी 2πx × b। ठीक है, अगर इसकी डेप्थ हम b मान लें, स्मॉल b, तो बेसिकली जो एक्वीफर की डेप्थ है वहाँ से पानी आ रहा है, क्योंकि ये तो फिर ऊपर चला जा रहा है। जो मेन कंट्रीब्यूशन जब आप पंप करोगे तो पानी का ये कंट्रीब्यूशन आएगा, पानी यहाँ से आ रहा पानी। तो जो एरिया होगा AX दूरी पे जो पानी को कंट्रीब्यूट करेगा, कहाँ पे, इस वेल में, क्योंकि जब पंप करोगे तो पानी कम होगा, यहाँ से पानी आना चाहिए, तभी वो एक स्टडी स्टेट कंडीशन आएगी। तो ये हो जाएगा 2πx × b, ये होगा। तो देखिए अब क्या बनेगा, तो Q × dx/x हो जाएगा,
इज इक्वल टू 2 पाई के इंटू बी इंटू डी वाई। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा R1 से R2, पहले टेस्ट वेल से, तो ऑब्जर्वेशन वेल से दूसरे ऑब्जर्वेशन वेल, जहाँ पे हाइट थी H1 से H2। तो ये कितना हो जाएगा, Q इंटू लॉग टू द बेस E R2 बाई R1 इक्वस टू 2 पाई के बी, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी मिलेगी, Q लॉग टू द बेस E R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई H2 माइनस H1। ये परमेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर में पंपिंग आउट टेस्ट से हम ऑब्जर्वेशन वेल, देखिए अब हमें क्या है, एक पंपिंग रेट चाहिए होता है और ऑब्जर्वेशन वेल में कितनी दूरी पे आपने बनाया और उसमें पानी की हाइट क्या है, ये 4 पैरामीटर्स है और ये 5वां पैरामीटर। इस पैरामीटर से हमको क्या है, परमेबिलिटी की वैल्यू मिल जाती है, जिससे हम मृदा की परमेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक जो हम लास्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो है परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स। होता क्या है कि जो सॉइल के डिपॉजिट होते हैं, अगर आप वास्तव में परमेबिलिटी देखेंगे तो एक तरह की सॉइल नहीं होती है। हो सकता है कहीं पे क्ले हो, कहीं पे सिल्ट हो, कहीं पे सैंड हो, या इनका मिक्सचर हो। तो हर एक स्ट्रेटा पे जो है अलग अलग परमेबिलिटी होती है। अब मान लीजिए पूरा स्ट्रेटा का हमको, पूरा इस सिस्टम का हमको परमेबिलिटी निकालना हो, जहाँ पे हर एक स्ट्रेटा की हमको डेप्थ दी हुई है और हर एक स्ट्रेटा की परमेबिलिटी दी हुई है, तो हमसे ये पूछ सकता है कि इक्विवेलेंट परमेबिलिटी क्या होगी। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है सवाल, तो आप इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बहुत सिंपल तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें 2 तरीका होता है, 2 चीज़ों से प्रॉब्लम आती है कि एक डिपॉजिट दिया होगा, मैंने केवल Z1, Z2, Z3 3 डिपॉजिट लिए हैं, जिनकी परमेबिलिटी K1, K2, K3 है रिस्पेक्टिवली, और ये हो सकता है 4 डेप्थ दे दे, 5 डेप्थ दे दे, 3 डेप्थ दे दे, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बट एक बार फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा तो वो सभी के लिए यूज़ हो जाएगा। अब इसमें 2 हो सकता है, व्हेन फ्लो इज पैरेलल टू, ये देखिए बेड प्लेन है, इसमें स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है, तो स्ट्रेटिफिकेशन के पैरेलल फ्लो हो रहा है या स्ट्रेटिफिकेशन के परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है। तो व्हेन फ्लो इज, पहली कंडीशन बनती है व्हेन फ्लो इज पैरेलल टू बेडिंग प्लेन, पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है। हमने जब परमेबिलिटी के फैक्टर्स पढ़े थे तो ये देखा था कि हमेशा बेडिंग प्लेन के पैरेलल जो परमेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है और इस डायरेक्शन में कम होती है। तो ये सेम सॉइल है, सेम डिपॉजिट्स है, बट परमेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, वाई डायरेक्शन में कम होगी। तो दोनों डायरेक्शन में परमेबिलिटी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो जब पैरेलल टू बेडिंग प्लेन है तो देखिए क्या होगा, ये लेंथ अगर हम L मान लें और पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, देखिए तो पानी क्या होगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो अगर Q पानी टोटल आ रहा है मान लीजिए, तो Q पानी आउट होगा। ठीक, तो बेसिकली यहाँ Q1 गया मान लीजिए, यहाँ पानी Q2 गया फ्लो से, यहाँ गया Q3। ये क्या है, डिस्चार्ज है, मीटर क्यूब पर सेकेंड या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये रेट ऑफ डिस्चार्ज है। तो टोटल जो डिस्चार्ज होगा Q, दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस केस। अब यहाँ डार्सी लॉ लगा दीजिए तो क्या होगा, K1I Z1 प्लस K2I Z2 प्लस K3I Z3। देखिए मैंने I1, I2, I3 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं मान लूँ ये फ्लो हो रहा है तो ज़रूर कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे 2 टैंक हैं जिसमें स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट है, ये पानी का लेवल यहाँ पे मान लीजिए इस हाइट तक है, यहाँ पे इस हाइट तक है, तो देखिए आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो हर लेयर के लिए कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए इस लाइन का स्लोप सेम है, तो लेंथ हर एक सैंपल की सेम है, और ये हाइट भी जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो डेल्टा एच है, ये भी हर लेयर के लिए सेम है। तो बेसिकली जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा वो चाहे वो लेयर Z1 हो, चाहे Z2 डेप्थ की हो, चाहे Z3 डेप्थ की हो, जब फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन होगा
तो क्या होगा, आई कांस्टेंट होगा। ठीक है, आई क्या होता है, एक तरह से पोटेंशियल होता है। तो जब आप पैरेलल पे देखते हैं तो सर्किट होता है तो पोटेंशियल जो है कॉमन होता है, इसी तरह से आई कॉमन है। अब मान लूँ एक इन तीनों की इक्विवेलेंट सॉइल है। अब मैं ये मानता हूँ कि एक इन तीनों की इक्विवेलेंट सॉइल है। इक्विवेलेंट सॉइल मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट सॉइल वो सॉइल होगी जिसकी डेप्थ z इन तीनों के बराबर होगी, z1 प्लस z2 प्लस z3। ठीक है, और ये लेंथ l। ठीक, और ये परमेबिलिटी मान लेता हूँ इसकी k है। तो ये सॉइल का सैंपल, ये स्ट्रेटिफाइड सैंपल, तब इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा जब ये Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k i z। मतलब अगर परमेबिलिटी इसकी k है और z इसकी टोटल डेप्थ है तो सेम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, तब ये सॉइल सैंपल जो है वो इसका इक्विवेलेंट रूप कहलाएगा। तो हमको इक्विवेलेंट परमेबिलिटी ही निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, Q की जगह रख देंगे k i z इज इक्वल टू k1 i z1 प्लस k2 i z2 प्लस k3 i z3। ठीक है, i कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k1 z1 प्लस k2 z2 प्लस k3 z3 डिवाइडेड बाई z1 प्लस z2 प्लस z3। ये z है, z की वैल्यू क्या है, z1 प्लस z2 प्लस z3। तो आपको दिया क्या होगा, आपको 3 डेप्थ डिपॉजिट या 4, अगर 4 डिपॉजिट चाहिए होंगे तो क्या कहेंगे, k1 z1 प्लस k2 z2 प्लस k3 z3 प्लस k4 z4 अपॉन z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4। 3 होंगे तो ये लगा देंगे। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। बाकी आप इक्विवेलेंट परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसको हम कह सकते हैं KH, इसको हम कह सकते हैं KH। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी होगी वो इसके बराबर होगी। तो ये आपका सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे ढंग से फॉर्मूले को कंठस्थ कर लीजिएगा और आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब फ्लो जो है परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन होगा तो हम परमेबिलिटी कैसे निकालेंगे। जब हम पैरेलल टू बेडिंग प्लेन जाएंगे तो क्या होगा, Q सेम होगा। डिस्चार्ज देखिए एक तरह से सीरीज सर्किट है, तो जितना डिस्चार्ज इस पे फ्लो करेगा उतना इस पे करेगा, उतना इस पे करेगा। हम डिस्चार्ज कह लें, या अगर हम ये लेंथ है और ये हम इसकी कोई भी थिकनेस मान लें, तो बेसिकली ये देखिए एरिया ऑफ फ्लो जो है वो कांस्टेंट होगा, चाहे पहला डिपॉजिट, चाहे दूसरा डिपॉजिट, चाहे तीसरा डिपॉजिट। तो वेलोसिटी सेम होगी, Q सेम होगा, इसका मतलब वेलोसिटी सेम होगी। तो वेलोसिटी विल बी द सेम, वेलोसिटी एट ऑल डिपॉजिट विल बी सेम। क्यों, सिंस Q इज सेम वाटर जो फ्लो करेगा वही ना आ जाएगा। अलग क्या होगा, अलग होगा हेड लॉस। यहाँ पे अलग हेड लॉस होगा, यहाँ पे अलग हेड लॉस होगा, यहाँ पे अलग हेड लॉस होगा। तो टोटल हेड लॉस अगर हम H मान लें तो दैट विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। अब देखिए डार्सीज लॉ में क्या कहता है, V इज इक्वल टू K इंटू आई। अगर हम पहला देखेंगे तो V इज इक्वल टू K1 इंटू I1 हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, K1 इंटू हेड लॉस यहाँ क्या है H1, और कितने डिस्टेंस पे हेड लॉस हो रहा है, देखिए पानी यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, Z1 लेंथ पे हो रहा है, तो K1 H1 अपॉन Z1 ये हुआ। ठीक है, वेलोसिटी सेम है तो यही हो जाएगा K2 H2 अपॉन Z2। ठीक, दैट विल बी इक्वल टू V। तो H1 को हम क्या कह सकते हैं, H1 विल बी इक्वल टू V इंटू Z1 अपॉन K1। तो बेसिकली H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इंटू Z1 अपॉन K1। ठीक, प्लस ऑन सेम टोकन चूँकि वेलोसिटी बराबर है तो यहाँ से निकालेंगे अब H2, तो V इंटू Z2 अपॉन K2, तो ये हो जाएगा V इंटू Z2 अपॉन K2। इसी को आप कर लेंगे K3 H3 बाई Z3, तो H3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस V
इंटू Z3 अपॉन K3, ये 3 चीज़ें होंगी। ठीक, अब इसकी एक इक्विवेलेंट मान लें कि इसका इक्विवेलेंट जो बेड होगा उसकी परमेबिलिटी अगर KV है और टोटल डेप्थ जो है Z है, जो कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के बराबर है। ठीक, तो इसमें वेलोसिटी सेम होगी। अगर इस परमेबिलिटी और इस डेप्थ से जा रहा है फ्लो तो इसकी वेलोसिटी सेम होगी। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, अगर टोटल डेल्टा H है तो ये वैल्यू हो जाएगी V इंटू Z, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 टोटल डेप्थ है, और ये अपॉन हो जाएगी KV। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो बेसिकली जो फिगर आया हमारा वो क्या आएगा, वन अपॉन KV विल बी इक्वल टू Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3 डिवाइडेड बाई Z। तो KV की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी Z अपॉन Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3, या KV जो आ जाएगी, या KV जो आ जाएगी इसको आप कह सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3। तो इससे आप वर्टिकल डायरेक्शन में परमेबिलिटी निकाल लेंगे। तो आपसे दोनों चीज़ें पूछेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में आप परमेबिलिटी निकालिए। तो इस दो फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो प्रूफ भी करना पड़ सकता है, और अगर केवल न्यूमेरिकल आता है तो आप सिंपली फार्मूला लिख के इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि KH की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी और KV की वैल्यू हमेशा कम आएगी। तो बच्चों इस तरह से ये परमेबिलिटी का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा कॉम्पैक्शन होगा, जो अगले टर्न पे हम देखेंगे। थैंक यू।